नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव जो पाठ का एक अंश है बच्चों, जो तोतो चान नाम की एक किताब है, जिसका अंश है तोतो चान विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन अब इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। बच्चों, ये कहानी है एक ऐसे अद्भुत स्कूल की, जहाँ आपके स्कूल की तरह ना तो कमरे थे, ना आपके स्कूल की तरह जैसे आमतौर पर सामान्य स्कूल होते हैं। ये वैसा स्कूल नहीं था, ये एक अलग ही तरह की पाठशाला थी। वहाँ जो बच्चे थे उनके लिए रेल के डिब्बे हैं वो कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ हैं वो पाठशाला का गेट था, शाखा बच्चों के खेलने के कोने, पेड़ों के ऊपर चढ़कर वो सबने अपने अपने पेड़ बांट रखे थे, वहाँ वो खेलते थे। और इस स्कूल के जो संस्थापक थे वो थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा रही है। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित जो पुस्तक है तोतो चान, उसी का एक अंश हम अपूर्व अनुभव के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तोतो चान बच्चों तेत्सुको कुरोयानागी का बचपन का नाम है। हमारे यहाँ जैसे नाम के पीछे कुमार कुमारी ऐसे लगाते हैं, जापान के लोग चान लगाते हैं। बचपन का नाम तोतो होगा, तोतो चान, और उनके साथ वो एक लड़का है यासुकी चान। उन दोनों की बात इसमें कही गई है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए बेटा एक जगह का नाम है जापान में। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहनो बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कुछ 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा पर पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उसके ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को और या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं झांका। आप लोग भी बच्चों जब कभी झूठ बोलते हो तो अपने माता पिता के बिल्कुल सामने देख के उनकी आंखों में देखकर बात नहीं करते हो। आपको कहीं ना कहीं डर रहता है कि झूठ पकड़ा ना जाए। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। रॉकी तोतो चान का कुत्ता है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा।
तोत्तो-चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा में से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रखना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोत्तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसने अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोत्तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोत्तो चान की तरफ और ताकने लगा। तोत्तो चान की रुलाई छूटने को हुई। चाहा था यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम तरह तरह की नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोत्तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करता हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख पड़ता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोत्तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोत्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ सा वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा।
वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है जब वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। बच्चों, आप लोगों के लिए शायद ये आश्चर्य की बात ना हो, लेकिन ये जो अनुभव लेखिका ने लिखा है अपना, ये 1945 से भी पहले का है। तो उस ज़माने में टीवी नहीं हुआ करते थे, बहुत कम होते थे। तो उन लोगों के लिए ये सच में बड़ी हैरानी की बात थी। तोत्तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोत्तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तेत्सुको कुरियानागी। बेटा, तेत्सुको कुरियानागी जो है वो जापान की एक प्रसिद्ध लेखिका है और टीवी की कलाकार है। बचपन में वो अच्छे से नहीं पढ़ती थी, कई स्कूल उनके बदले गए। जिस भी स्कूल में जाती थी वो ढंग से नहीं पढ़ती थी, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। आखिरकार मिस्टर कोबायाशी के स्कूल में वो पढ़ी। वो स्कूल साधारण स्कूलों से अलग, कुछ अलग ही था। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी बड़े विशेष थे और कोबायाशी के पढ़ाने का जो तरीका था वो भी बहुत ही अच्छा था। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे, विश्व युद्ध हुआ, तो उस दौरान ये स्कूल जो था तोत्तो चान का, वो नष्ट हो गया था बच्चों। प्रश्न देखते हैं अब इसके। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। यासुकी चान को पोलियो था। वो स्वयं सही ढंग से चल भी नहीं पाता था। पेड़ पर चढ़ना तो उसके लिए सपने जैसी बात थी। ऐसे में तोत्तो चान का बड़ा मन था कि वो भी पेड़ पर चढ़े और देखे कि पेड़ के ऊपर से दुनिया कैसे दिखाई देती है। इसीलिए तोत्तो चान ने इतनी कोशिशें की कि वो किसी तरह से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा सके। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? तोत्तो चान के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का दिन था कि उसने एक ऐसे बच्चे को, जो सही ढंग से चल भी नहीं पाता था, पेड़ पर चढ़ाने का काम किया, और वो भी जो उससे ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था। ऐसे बच्चे को एक दुबली पतली छोटी सी बच्ची पेड़ पर चढ़ा रही है, ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसे बहुत ही अच्छा लगा कि आखिरकार वो अपने मकसद में सफल हो गई। वहीं यासुकी चान के लिए यह अपूर्व अनुभव इसलिए था क्योंकि वो इससे पहले कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। अपूर्व का अर्थ है जैसा पहले कभी ना हुआ हो। तो दोनों का ही ये अपूर्व अनुभव था। एक तरफ तोत्तो चान को यासुकी चान की मदद करने का अपूर्व अनुभव मिला, वहीं यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का अपूर्व अनुभव मिला। पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? बच्चों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। ये विश्वास है हम लोगों का। तो जब यासुकी चान और तोत्तो चान ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे, तो शुरुआत में बहुत कड़कती हुई धूप थी, दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। लेकिन जब लगातार तोत्तो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिशें कर रही थी, तो बीच बीच में एक बादल का टुकड़ा उन्हें जैसे छाया दे रहा था। एक तरह से कह सकते हैं कि ईश्वर भी उनकी मदद कर रहे थे। चौथा प्रश्न, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा।
बच्चों, दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि इससे पहले भी यासुकी चान कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। कौन किसी के लिए इतनी कोशिश करता है? तो तोतो चान ने उसके लिए इतना प्रयास किया था, उसको पेड़ पर चढ़ाया था, तो इसलिए वो उसका पहला मौका था। और अंतिम मौका क्यों रहा होगा? हो सकता है इसके बाद उसको किसी ने पेड़ पर ना चढ़ाया हो। वैसे अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यासुकी चान थोड़े ही समय के बाद यासुकी चान का देहांत हो गया था, वो मर गया था, इसीलिए ये बात कही गई थी। पाठ से आगे, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया क्योंकि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? ये बच्चों पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या लिखोगे, आपकी क्या तमन्ना है, क्या आपकी इच्छा है जो आप अपनी कठोर परिश्रम से तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग करके पूरी करना चाहते हो। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? हम भी कुछ ऐसा काम करेंगे जो पहले कभी ना किया हो। किसी की मदद करना या कुछ ऐसा काम जो सब समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, वो काम करना। कोई भी बात हो सकती है। इसमें भी आपका अपना ही अनुभव बच्चों होगा, आप अपने अनुभव के आधार पर इसे लिखोगे। अनुमान और कल्पना। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? क्योंकि उसे डर था कि अगर वो माँ के सामने देखकर बात करेगी तो माँ उसका झूठ पकड़ लेगी। अक्सर माएँ इस तरह से झूठ पकड़ लेती हैं। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। बच्चों, जिन लोगों को पोलियो है या जिनके पैर काम नहीं करते, उनको सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। हर जगह हमें इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो आपको कुछ ऐसी जगहों की वो सूची बनानी है जहाँ इस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। आप देखते हो रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट होती है, एस्केलेटर है, और अस्पताल में रैंप होता है। जो बड़े बड़े सरकारी भवन हैं उनमें भी रैंप बना होता है। कई जगह विद्यालयों में भी रैंप बने हुए हैं। और इसके अलावा आपको कहीं ध्यान आए तो आप उसको भी इसमें जोड़ दीजिए। भाषा की बात। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदी का 8, संस्कृत का अष्ट और अंग्रेजी का 8। हाँ, 9, 9, 9। इसके अलावा और देखिए 7, 7, सप्त। और कौन सा मिल सकता है? 6 और 6 तो कम ही मिलता है। देखिए और जो मिलता है आप लिखोगे। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने का मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी ठी करके हंसना या ठट्ठा मार कर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बनता है।
आना प्रत्यय से बनने वाले चार सार्थक शब्द लिखिए। क्या हो सकते हैं? शर्माना, झुठलाना, चिढ़ाना, मनाना। धकियाना और ठिठियाना तो इसमें आया ही है। इसी प्रकार के कुछ और शब्द आप ढूंढोगे बच्चों और लिखोगे। इसके साथ ही हमारा ये पाठ यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।